हेलो सभी विद्यार्थियों को डॉक्टर राजेश खटवानी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज भीलवाड़ा की तरफ से इस कोरोना महामारी में घर से बाहर नहीं निकलना, अपने स्वास्थ्य की, अपने जीवन की, अपने परिवार की रक्षा करना और घर पर रहकर अध्ययन करना, इसी अध्ययन को प्रेरित करने के लिए मैं वापस आपके सामने एक कंटेंट नया लेक्चर लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको फंडामेंटल राइट के बारे में समझाया। फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, उनकी स्टार्टिंग हमने की और राज्य क्या है उसके बारे में हमने पढ़ा। उसी के विस्तार में आगे क्रम में हम स्टार्ट करते हैं। राज्य शब्द में अब ये चीज पूछते हैं कि राज्य शब्द में मैंने आपको समय बता दिया था कि कौन कौन से संस्थाएं, निकाय राज्य में कवर होते हैं, राज्य के अंतर्गत आते हैं, वो सब मैंने आपको फार्मूला इससे पहले वाले लेक्चर में बता दिया। अब इसमें ये क्वेश्चन आता है कि क्या न्यायपालिका राज्य के अंतर्गत आती है? बहुत ही सोचने और समझने वाला क्वेश्चन है, बहुत एग्जामों में आ चुका है। अगर हम कहेंगे कि हाँ न्यायपालिका राज्य में आती है, तो मौलिक अधिकार हमें किसके विरुद्ध दिए गए हैं? स्टेट के अगेंस्ट में दिए गए हैं। और उससे हमें रक्षा कौन करता है? जुडिशरी। अगर हम उसको राज्य मानेंगे तो फिर हम उसके विरुद्ध कंप्लेन कहाँ करेंगे? सोचिए, है ना? तो क्या जुडिशरी राज्य के अंदर कवर होती है? तो सुप्रीम कोर्ट ने नरेश वर्सेस महाराष्ट्र राज्य में साफ कहा है कि जुडिशरी राज्य में कवर नहीं होती है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जुडिशरी राज्य में कवर नहीं होती है क्योंकि जुडिशरी मौलिक अधिकारों का संरक्षण करती है, प्रोटेक्शन प्रदान करती है राज्य के विरुद्ध। लेकिन कुछ समय बाद एक क्वेश्चन आया, यदि जुडिशरी ही किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे, मौलिक अधिकारों के अगेंस्ट में कोई फैसला दे, तो क्या जुडिशरी को राज्य में लेना सही है? तो AR अंतुले वाले केस में यह कहा गया कि जुडिशरी मौलिक अधिकारों के अगेंस्ट में या असंगतता में ऐसा कोई डिसीजन नहीं देगी जिससे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है या होता है। तो कोर्ट को अपना डिसीजन बहुत ही सोच समझ के देना होता है। इसीलिए अभी तक की जो भी निष्कर्ष व्याख्या निकली है कि क्या जुडिशरी राज्य में आती है, तो जुडिशरी राज्य में नहीं आती है, बट उसको अपना डिसीजन मौलिक अधिकारों के विरुद्ध में नहीं देना, उसकी संरक्षा, उसको प्रोटेक्शन करते हुए, उसकी संवैधानिकता को बनाए रखते हुए देना है। चलिए हम आगे के चैप्टर में पढ़ते हैं। अब हमारे आगे के चैप्टर है आर्टिकल 13। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर कोई मुझसे पूछे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है या कौन सा आर्टिकल है, तो मैं कहूँ अनुच्छेद 13। जिस तरह से मकान बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम होता है उसकी नींव मजबूती से बनाना, और मनुष्य के शरीर में जिस तरह से रीढ़ की हड्डी उसके शरीर का बोझ लेकर चलती है, संभाल के चलती है, उसी तरह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 13 एक ऐसा आर्टिकल है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, भारतीय संविधान को संजो के चलता है। अगर मैं ये कहूँ कि आर्टिकल 13 भारतीय संविधान की रीढ़ की हड्डी है, भारतीय संविधान की नींव है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। तो आर्टिकल 13 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अब देखिए आर्टिकल 13 क्या है, इस पे हम चर्चा करते हैं। ऐसी कोई विधियां जो मौलिक अधिकारों के अगेंस्ट में है, ऐसी कोई विधियां जो मौलिक अधिकारों के अगेंस्ट में है, उसकी असंगतता में है, तो विधियां शून्य होगी, 0 होगी। समझिए,
राज्य, संसद, गवर्नमेंट निकाय, प्राधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी ऐसी विधियां नहीं बनाएंगे जो मौलिक अधिकारों के अगेंस्ट में हो। समझिए इस क्रक्स को, यही आर्टिकल 13 का क्रक्स है। आर्टिकल 13 में साफ कहा गया है कि आर्टिकल 13 जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का आधार स्तंभ है। ये क्वेश्चन पूछते हैं मौलिक अधिकारों का आधार स्तंभ कौन सा अनुच्छेद है, तो वह है अनुच्छेद 13। यह न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करता है कि यदि कोई राज्य, निकाय मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे तो वो उसको शून्य घोषित कर ले, उसकी संवैधानिकता की जांच करे, मौलिक अधिकारों की रक्षा करे। मौलिक अधिकारों का प्रहरी जो कोर्ट है वो इसी आर्टिकल के आधार पर है। अब जैसे हम कभी कभी ये भी पढ़ते हैं कि न्यायालय की इस शक्ति को हम, जो आर्टिकल 13 की शक्ति, उस शक्ति को हम कहते क्या है, तो उस शक्ति का नाम है न्यायिक पुनर्वालोकन, यानी जुडिशियल रिव्यू। अब न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है समझाइए। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यायिक पुनर्विलोकन का डॉक्ट्राइन, सिद्धांत क्या है, उसको समझाइए। तो हम उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्याय पुनर्विलोकन, पुनः उसका अवलोकन करना। किसका अवलोकन करना, ये बात यहां बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, आर्टिकल 32, 226 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आपको रिट लगाने का राइट है। अगर स्टेट कोई ऐसी विधि बनाती है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, संवैधानिकता के परे जाती है, संविधान से दूर होकर कार्य करती है, नागरिकों के अधिकारों का अतिक्रमण करती है, तो उसके विरुद्ध हम कोर्ट में जाकर रेमेडी ले सकते हैं। यदि कोई विधि इस तरह से बनी हुई है जो नागरिकों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करके बनाई जाती है, तो वो विधि कोर्ट के द्वारा शून्य घोषित कर दी जाती है। अब जैसे मैं आपको एक बात समझाता हूँ। सबसे पहले हम इसका ये क्रक्स समझेंगे कि रियल में न्यायिक पुनर्विलोकन का जो कॉन्सेप्ट आया वो आया कहाँ से। तो ये बात थोड़ा ध्यान रखना, न्यायिक पुनर्विलोकन का कॉन्सेप्ट आया था संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूएसए से। और सबसे पहले मरवरी वर्सेस मेडिसिन वाले केस में इसको विस्तृत रूप से समझाया गया। अब न्यायिक पुनर्विलोकन है क्या? संसद, राज्य विधानमंडल, प्राधिकारियों, स्थानीय प्राधिकारियों, गवर्नमेंट निकायों के द्वारा बनाई गई विधियों की संवैधानिकता की जांच करना कि यह विधि संविधान के अनुकूल तो बनाई गई है, संविधान के प्रतिकूल तो नहीं है, मौलिक अधिकारों का डिफर तो नहीं है, मौलिक अधिकारों के अगेंस्ट में तो नहीं है, इससे संविधान का या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं होता है। इन सब संवैधानिकता की जांच जिस डॉक्ट्राइन के द्वारा की जाती है, उस डॉक्ट्राइन को हम न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। फिर नेक्स्ट इसमें आता है डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, पृथक्करण का सिद्धांत। पृथक्करण का सिद्धांत क्या है? देखिए, संसद यदि कोई कानून बनाती है, राज्य विधानमंडल यदि कोई कानून बनाता है, तो सोचिए कितनी मुश्किलों से, कितने लंबे समय बाद, कितना पैसा खर्च करके एक अधिनियम, एक कानून बनाया जाता है। किसके लिए बनाया जाता है? हम नागरिकों के लिए, हम व्यक्तियों के लिए। कितना टाइम लगता है उसमें। आज हम सुनते हैं ना कि संसद का सत्र स्टार्ट होने वाला है, एक सत्र में पर डे कितना पैसा खर्च होता है। क्यों? हमारे लिए।
तभी तो कहते हैं संसद की कार्रवाई निर्धारित समय पर, सही समय पर, उचित तरीके से दिन प्रतिदिन जो सत्र के अनुसार हो रही है वो होनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि जब भी संसद का सत्र बैठता है तब कभी कोई विरोध हो रहा है, कुछ हो रहा है। करना चाहिए विरोध, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, लेकिन समय और मर्यादा का ध्यान रखते हुए। जितने अच्छे कानून पास होंगे, जितने अधिक कानून पास होंगे, तो वो नागरिकों के हितों के लिए ज्यादा काम कर पाएंगे। आने वाले समय में समय परिस्थितियां चेंज हो रही है, नए नए कानून की बहुत आवश्यकता है। और ऐसे नए नए कानून जैसे जैसे बनते जाएंगे तो नए नए अपराधों से भी हमें मुक्ति मिलती जाएगी। तो देखिए, न्यायिक पृथक्करण। हमारे यहां पर यदि कोई संसद ने कोई कानून बनाया, कानून कंप्लीट हो गया, अब उस कानून का कुछ पार्ट नागरिकों के मौलिक अधिकारों के अगेंस्ट में है, कुछ पार्ट, तो कोर्ट के द्वारा उसकी संवैधानिकता की जांच की जाएगी। और जैसे कोर्ट ने उसकी संवैधानिकता की जांच की तो 80% पार्ट तो सही है, पर 20% पार्ट असंगत हो रहा है। तो हम क्या करें? पूरे कानून को नल एंड वोइड कर ले क्या? अगर हम ऐसा करेंगे तो समय, धन, संसद का सत्र और लोगों के साथ नुकसानी होगी। तो कोर्ट के द्वारा कहा जाता है आप एक काम कीजिए, जो 20% पार्ट आपका नागरिकों के मौलिक अधिकार संविधान के अगेंस्ट में जा रहा है, आप उसको अमेंडमेंट कर दीजिए, उस पार्ट को वहां से हटा दीजिए, ताकि वो पूरा कानून हम आपको वैलिड कर दें। और जो असंवैधानिक है उसको हटा दीजिए, ताकि हम उसको वॉइड घोषित कर दें। तो यही जो सिद्धांत है, संवैधानिक कानून को बनाना और असंवैधानिकता को उसमें से दूर करना, छांटना, पृथक करना, यही पृथक्करण का सिद्धांत है। अलग अलग कैसे में बताया गया था ये रेफर्ड केस एक ही गोपाल वत्स मद्रास राज्य, जिसमें निवारक निरोध की आर्टिकल 14 को चुनौती दी गई। निवारक निरोध की जो धारा है वो धारा 14 के विरुद्ध है, आप इसको हटाइए। बम्बई राज्य वर्सेस बालसारा, जो मद्यपान निषेध एक्ट 1941 के कुछ उपबंधों को उन्होंने असंवैधानिक घोषित किया, इसमें बताया गया। RMDC चमरवाला, इसमें भी इसकी व्याख्या की गई। रमेश थापर वर्सेस भारत संघ, इसमें भी इस पृथक्करण के सिद्धांत को अच्छी तरह से समझाया गया। तो आप 3-4 केसों का इसमें वर्णन कर सकते हो, पृथक्करण का सिद्धांत क्या है। अब आते हैं हम डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स का सिद्धांत, आर्टिकल 13 क्लॉज 1, बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन है, समझ लीजिए। आच्छादन का सिद्धांत होता क्या है, किताबों में पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तभी तो कहते हैं यदि आपको लॉ क्षेत्र को समझना है तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज में आइए, कक्षाओं में आइए, ताकि इसका बेनिफिट आप ले सकें। तो डॉक्ट्राइन का सिद्धांत हम स्टार्ट करते हैं। डॉक्ट्राइन का सिद्धांत होता क्या है? आच्छादन, एक्लिप्स मतलब ढका हुआ होना, ढक देना। अब किसको ढकना, समझिए। ये सिद्धांत कहाँ वर्क करता है? ये सिद्धांत संविधान की पूर्वोत्तर विधियों पर लागू होता है। संविधान बनने से पहले जो भी विधियां बनी वो विधियां संविधान बनने के पश्चात यदि संविधान के अगेंस्ट में है, संविधान के विपरीत है, मौलिक अधिकारों के विपरीत है, असंगत है, नुकसान पहुंचा रही है, तो हम क्या करेंगे? उनको ढक देंगे। किसके द्वारा? डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स के द्वारा। आच्छादन कर देंगे, छाया लगा देंगे, ताकि वो विधियां सुषुप्त हो जाए। हम यहां विधियों को मार नहीं रहे हैं, नष्ट नहीं कर रहे हैं, सुषुप्त, बेहोश कर रहे हैं, सुला रहे हैं। क्यों? मैंने आपको क्या बताया
कितने मुश्किल से कानून बनते हैं, कितने जद्दोजहद के बाद कानून बनते हैं, कितनी लंबी प्रोसेस के बाद कानून बनते हैं। देखो, हम इनमें से अगर जगाना भी है तो उन्हीं कानून को उठाएंगे जो कानून जिसमें 10% या 20% संशोधन करके जिसको हम वापस ला सकते हैं, उसी को उठाएंगे। ऐसा नहीं कि पूरा एक्ट 100% एक्ट ही मौलिक अधिकार है, संविधान के विपरीत हो गया तो हम इसको तब भी बेहोश करके जगाएंगे, ऐसा नहीं है। उस कानून में यदि संभावना नजर आती है कि नहीं, हम 10% या 12% या 5% भी संशोधन करके अगर हम उसको वापस जीवित कर सकते हैं, मौलिक अधिकारों के पैरेलल ला सकते हैं, संविधान के प्रोटेक्शन में ला सकते हैं, संविधान के विपरीत न लाकर संविधान के पक्ष में ला सकते हैं, तो हम उसको जीवित कर सकते हैं। तो उसके लिए हम इसको कुछ समय के लिए सुला सकते हैं। और ये सुलाना, ढकना, छोड़ना, ये डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स का सिद्धांत है। क्लियर? आच्छादन का सिद्धांत। अब आच्छादन का सिद्धांत कौन से केस में बताया गया? तो ये जो केस था उसका नाम था भिखारी वर्सेस एमपी राज्य। इसमें आच्छादन के सिद्धांत को अच्छी तरह से समझाएगा, रेफर्ड केस में समझाएगा। फिर इसमें दूसरा केस आता है, क्या संविधान में आच्छादन का सिद्धांत जो होता है वो संविधान के बाद वाली विधियों को भी लागू होता है? सगीर अहमद वाले केस में वर्सेस यूपी राज्य, दीपचंद वर्सेस यूपी राज्य में बताएगा। लेकिन एक बात बताइए मुझे, ये जो रियल में सिद्धांत है ये संविधान से पहले वाली विधियों के लिए लागू होता है, बाद वाली के लिए नहीं। कुछ केसों में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन किया, लेकिन संविधान के बाद हम ऐसी विधियां बनाएंगे क्यों जो मौलिक अधिकार है संविधान के विपरीत है? सोचने वाली बात है। हम ऐसी विधियां बनाएंगे ना जो दोनों को प्रोटेक्ट करके चले, संविधान को भी मौलिक अधिकारों को भी। अगर उनके अगेंस्ट वाली विधियां बनाएंगे तो उसके लिए तो मैंने आपको डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी का बताया, पृथक्करण का सिद्धांत बताया, इसके अलावा न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत बताया, वो इसके लिए यूज करेंगे ना। तो हमेशा याद रखिए, संविधान से पहले वाली विधियों के लिए जो बनी हुई है उसी के लिए डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स का सिद्धांत वर्क करता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। कौन से केस में बताया? भिखारी वर्सेस एमपी राज्य में बताया। अब क्या कोई व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों का त्याग कर सकता है? पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, नहीं, कोई व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता है। बेहदराम खुशी जैसे बॉम्बे राज्य, वशिष्ठनाथ वाले वाद में, दोनों वादों में बताया कि कोई व्यक्ति अपने मौलिक अधिकार का त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि मौलिक अधिकार हमें संविधान के द्वारा प्रदत्त है, हमारे खुद के राइट्स नहीं है। वो हमने खुद पैदा नहीं किए हैं, संविधान ने हमें दिए हैं। तो जो हमें देगा वही हमसे ले सकता है। फिर तीसरा 13(2), राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकार को छीनती है, कम करती है, नष्ट करती है या संविधान के विपरीत है। राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा। ये आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में दे रखा है। आर्टिकल 13 क्लॉज 3 विधि। अगर यह पूछा जाए आपसे क्वेश्चन कि विधि शब्द को कहाँ परिभाषित किया गया है, तो विधि शब्द को आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में परिभाषित किया है। ऐसे नियम, विनियम, अधिनियम, अध्यादेश, आदेश जो विधि का बल रखते हैं, या ऐसी प्रथाएं जो लंबे समय से चली आ रही हैं उनको विधि का बल मिल गया है, वो क्या है? लॉ। क्लियर? विधि शब्द को 13(3) में परिभाषित किया है। 13(4) में 13 जो है, आर्टिकल 13 जो है और आर्टिकल 368 वो दोनों अलग अलग है। 368 क्या है? संविधान संशोधन 13 में कवर नहीं होता है। ये क्यों है, ऐसा क्यों है? जब हम 368 पढ़ेंगे तब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। क्योंकि गोलकनाथ स्टेट ऑफ पंजाब में कहा गया यदि ये दोनों एक ही है तो संसद यदि कोई ऐसा कार्य करती है जो मौलिक अधिकार के विपरीत है तो वो तो नल एंड वॉइड हो जाएगा। इसीलिए फिर केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला राज्य में बहुत सारे केसों में इंटरप्रिटेशन करके इन दोनों को अलग अलग किया गया और 13(4) बनाया गया। तो आज का जो हमारा चैप्टर था 13 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने उसको अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। आपको होप बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो हम लेक्चर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम आर्टिकल 14, राइट टू इक्वलिटी। थैंक यू सो मच।